गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लास्ट क्लास में लिटरेरी फॉर्म का टॉपिक कर रहे थे। लिटरेरी फॉर्म में हमने पोइट्री कंप्लीट कर ली थी और अभी आज की क्लास में हम ड्रामा का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखेंगे ड्रामा होता क्या है। ड्रामा या प्ले, ठीक है। तो जो भी अपने लिटरेचर में अपनी राइटिंग स्टाइल्स होती हैं वो अलग अलग फॉर्म में डिवाइडेड हैं। जैसे पोइट्री की फॉर्म में है, ड्रामा की फॉर्म में है, प्रोज है या फिक्शन है, ठीक है। तो पोइट्री की हमने एक क्लास कंप्लीट कर ली है। अगर पोइट्री पढ़ना है तो आप लास्ट क्लास में जाके देखिए। अब ड्रामा की बात करते हैं। सबसे पहले अगर ड्रामा की बात करें तो ये एक ग्रीक, इसका ओरिजिन जो है वो ग्रीक से है, ठीक है, रोमन से। सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी वो यहीं से हुई थी। और हम बात करेंगे ड्रामा की डेफिनेशन की अगर बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि ड्रामा जो होता है वो लिटरेचर का एक पीस है, लिटरेचर के वर्क का एक पीस है। अपन ये कह सकते हैं ए पीस ऑफ लिटरेचर, क्योंकि अपन पार्ट्स की तो बात कर रहे हैं जिसमें अपने पोइट्री कंप्लीट कर लिया था। अब ड्रामा की बात कर रहे हैं तो ये भी लिटरेचर का ही एक पीस है, ठीक है। और इसका मीन क्या रहता है? मीन्ट टू बी परफॉर्म्ड ऑन ए स्टेज बाई एक्शन before the audience। देखो, सबसे मेन बात कि ये लिटरेचर का ही एक वर्क का पीस है, ठीक है। जैसे कि पोइट्री है, प्रोज है एंड फिक्शन है। और इसका जो मेन एम और जो गोल होता है वो क्या होता है? परफॉर्म करना। कोई भी स्टोरी रहेगी आपके सामने, उसको परफॉर्म करना। कहाँ परफॉर्म करना? स्टेज पे परफॉर्म करना। किसके साथ? विद एक्शन के साथ। किसके सामने? ऑडियंस के सामने, ठीक है। अब अगर अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ के बात करें तो ये जो डेफिनेशन है वो पुराने टाइम के अकॉर्डिंग है। जैसे उस टाइम टेलीविजन नहीं थे, रेडियो वगैरह नहीं थे, तो पहले के लोग क्या करते थे? थिएटर में जाके इनको क्या करते थे, जो भी इनका स्टोरी रहता था उसको प्रेजेंट करते थे। तो वहाँ पे थिएटर पे ये ऑडियंस के सामने इसको प्रेजेंट करते थे। तो अपन सिर्फ थिएटर का भी नाम ले सकते हैं कि थिएटर पे ये प्रेजेंट करते थे, या फिर अपन टीवी और रेडियो का भी नेम ले सकते हैं। तो इनको कहाँ प्रेजेंट किया जाता था? जो इनकी परफॉर्मेंस होती है वो कहाँ कहाँ हो सकती है? थिएटर पे हो सकती है, इवन टीवी में हो सकती है, रेडियो में हो सकती है, और आप जो भी एग्जाम्पल लेना चाहिए, मोबाइल है आपका, लैपटॉप है, कहीं भी है। मतलब मेनली अपन ने लिख दिया कि थिएटर में इसको अपन प्रेजेंट कर सकते हैं, स्टेज पे, टीवी में कर सकते हैं या रेडियो में कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ड्रामा की अगर अपन बात करें तो इसके अंदर जो फॉर्म रहती हैं वो कौन कौन सी रहती है? इमिटेशन और एक्शन, दोनों साथ वर्क करते हैं। ड्रामा जब प्ले होता है इसमें इमिटेशन और एक्शन दोनों साथ वर्क करते हैं। अपन ये कह सकते हैं इमिटेशन इज द imitation of action is drama। मतलब किसी के एक्ट को इमिटेट करना ही एक तरह से क्या है? ड्रामा है। तो इसमें इमिटेशन और जो एक्शन है दोनों ही बहुत ही मेन रोल प्ले करते हैं, ठीक है। अपन इसके बारे में ये भी कह सकते हैं, इट इज़ ए, ड्रामा के लिए अपन कह सकते हैं इट इज़ ए composition for stage performance। एक तरह से जैसे कि मैंने कहा स्टेज पे परफॉर्म होता है। अब देखो, जैसे मैंने यहाँ पे बोल दिया रेडियो, तो आपके माइंड में क्वेश्चन पुट हो सकता है कि रेडियो है तो ऑडियंस कहाँ है, स्टेज कहाँ है?
तो वो लोग जो बोल रहा है, जो आपका ड्रामा होता है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फॉर्म भी होते हैं ऐसे में, जैसे ड्रामेटिक मोनोलॉग भी हो सकता है, सोलिलिकी भी हो सकता है, जैसे एक ही पर्सन सारी स्टोरी प्रेजेंट कर सकता है। तो एक तरह से जो लिसनर हैं वो तो सारे आपके क्या रहेंगे, ऑडियंस ही तो रहेंगे, उन ऑडियंस के सामने ही तो स्टेज पे सब परफॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। ड्रामा के लिए अपन एक सबसे मेन थिंग ये कह सकते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव लिटरेरी फॉर्म है, ऑब्जेक्टिव लिटरेरी फॉर्म है, ठीक है। और ड्रामा के अंदर जब ड्रामा प्रेजेंट होता है तो इसके अंदर सबसे मेन कन्फ्लिक्ट आता है। कन्फ्लिक्ट किसको कहते हैं, जैसे कन्फ्यूजन को कह सकते हैं, ठीक है, जिसमें स्ट्रगल होता है। पूरी स्टोरी, बहुत कम स्टोरी होती हैं जो इजी वे में चलती हैं, उनमें कोई ना, जैसे आपने मूवीज़ वगैरह देखे हैं, सीरियल वगैरह देखे हैं, उनमें कोई ना कोई स्ट्रगल या कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो अपन ये कह सकते हैं कन्फ्लिक्ट इज़ द एसेंस यानी प्रोमिनेंट या मेन पार्ट ऑफ ड्रामा। किसी भी ड्रामा या प्ले का मेन पार्ट क्या होता है, कन्फ्लिक्ट। मतलब इसमें जो कन्फ्लिक्ट रहता है वो ही उसमें जान डालता है। जो जैसे कि आप ट्रेजेडी वगैरह जो भी इस टाइप के ड्रामा देखते हैं तो उसके अंदर पीक पॉइंट आता है एक, ठीक है, क्लाइमेक्स आता है, फिर आपके आगे से आगे ईगरनेस रहती है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो ऐसी चीज़ें क्या होती हैं ड्रामा में एक जान डाल देती हैं। ये कन्फ्लिक्ट होते हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं। इंटरनल हो सकता है, मतलब किसी एक पर्सन का अंदर ही अपने से ही रिलेटेड कुछ भी कन्फ्लिक्ट, कोई भी कन्फ्यूजन या कोई स्ट्रगल, या फिर एक्सटर्नल भी हो सकता है, जैसे कोई और उसको डिस्टर्ब कर रहा हो या कोई और कन्फ्यूजन का रीजन बन जाता है। तो ये जो कन्फ्लिक्ट है वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही टाइप का हो सकता है। अब आगे देखिए, अब अगर अपन ड्रामा की आगे की बात करें तो अगर इसके मेन एलिमेंट्स की बात करें कि एक ड्रामा में मेन की कौन कौन से एलिमेंट्स होने चाहिए, तो इसके अंदर सबसे पहले जो प्लॉट होता है होना ज़रूरी है, ठीक है, या फिर अपन ये कह सकते हैं कि कैरेक्टर होने ज़रूरी हैं जिनको आप पात्र कहते हैं। डिक्शन यानी भाषा या शैली जिसमें डायलॉग्स वगैरह रहेंगे। और सबसे मेन ऑडियंस, से आप ड्रामा रीड ही कर रहे हो, पढ़ ही रहे हो, दैट टाइम जो रीडर रहेगा वो एक तरह से उसका क्या रहता है, ऑडियंस रहता है, ठीक है। और जैसे कि मान लो आप अपनी आइज़ के साथ देख रहे हैं ड्रामा, दैट टाइम वहाँ पे जो प्रेजेंट लोग रहते हैं जो देख रहे होते हैं वो भी सारे के सारे क्या होते हैं, वहाँ पे ऑडियंस रहते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं कि प्लॉट क्या होता है, ठीक है। जो ड्रामा की जो स्टोरी होती है, जो उसमें डिफरेंट टाइप के इवेंट्स होते हैं, जैसे कि सपोज करो किसी हीरो या हीरोइन की स्टोरी है तो वो जैसे पहले कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनके घर का माहौल दिखाया जाता है, धीरे धीरे उनमें लव अफेयर दिखाया जाता है, आफ्टर देन उनमें घर में झगड़े होते हैं, बाद में शादी होती है। इस टाइप की ये जो सारे इवेंट वहाँ पे हुए हैं उनका जो सीक्वेंशियल अरेंजमेंट है इससे प्लॉट कहते हैं, ठीक है। जो पूरी स्टोरी है उसका सीक्वेंशियल जो अरेंजमेंट होता है उसे प्लॉट कहते हैं। पर ये कह सकते हैं सीक्वेंशियल अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स या अपन अपनी स्टोरी में जो भी एक्शन रहेंगे उनका जो सीक्वेंस के साथ। अब ऐसा तो है नहीं कि पहले जो भी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग नहीं दिखा के, जैसे कि पहले शादी हो गई उसके बाद लव अफेयर दिखाया जाता है या उसके बाद वो मिलते हैं, तो मिलना जो उनका है वो सबसे पहले दिखाया जाएगा, कोइंसिडेंट कैसे मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं। तो जो भी सीक्वेंस है वो प्रॉपर वे में होना ज़रूरी है। अब कैरेक्टर क्या होते हैं, कैरेक्टर जो ड्रामा के अंदर होते हैं वो ड्रामा के अंदर उनका जो रोल प्ले करने का स्टाइल होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। इनके डायलॉग्स हैं या जो कैरेक्टर दिया गया है उसके अकॉर्डिंग
उसके नेचर के अकॉर्डिंग आपने जो करेक्टर लिया है वो उस पर सूट होता है या नहीं होता है। अब करेक्टर होते हैं, जो भी ड्रामेटिस्ट है वो ड्रामा लिखता है, वो अपने जो खुद का ओपिनियन है, जो मैसेज वो अपने ड्रामा के थ्रू देना चाहता है, वो खुद नहीं दे के अपने द्वारा यूज़ किए गए इन करेक्टर्स के माध्यम से सोशल समाज को ये अपना मैसेज देता है। ठीक है, तो अपन ये कह सकते हैं राइटर गिव्स his or her message to the society through his or her characters which are used in drama और प्ले, कि वो ड्रामा और प्ले के अंदर जो भी करेक्टर यूज करता है उनके थ्रू वो मैसेज देना चाहता है। कैसे मैसेज देना चाहता है? जैसे कि मान लो वो करेक्टर यूज कर रहा है, एक हीरो यूज़ कर लिया, ठीक है, एक इसकी जो कि हीरोइन है उसको यूज़ कर लिया, या एक जैसे विलेन है उसको यूज़ कर लिया। तो जैसे कि ये विलेन है, इसको आप देखोगे तो आपको क्या मैसेज मिलेगा कि अपने को नेगेटिव एटीट्यूड नहीं रखना चाहिए, अपने को किसी के साथ कुछ गलत नहीं करना चाहिए, या फिर जैसे हीरो है वो मोरल ड्यूटी अपने को शो कर रहा है, या आप अपनी मोरल वैल्यू शो कर रहा है, तो अपन इससे ये सीखते हैं कि हाँ अपने को ये अच्छे अच्छे काम करने चाहिए। तो जो भी राइटर अपना कोई मैसेज सोसाइटी को देना चाहता है वो अपने इन कैरेक्टर्स के माध्यम से देना चाहता है। डिक्शन का भी प्रॉपर वे में होना ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आप कोई डायलॉग्स वगैरह यूज़ करते हैं, वो डायलॉग अपन देखते हैं कि मूवीज़ वगैरह के जो डायलॉग्स होते हैं वो बहुत फेमस होते हैं और लोग कंटिन्यूली उनको अपनी रूटीन लाइफ में भी यूज़ करने लग जाते हैं। तो जो डिक्शन है, भाषा शैली है, वो भी प्रॉपर वे में होनी चाहिए। ऑडियंस, आपको पता है जो भी इस थिएटर पर बैठ के ये जो भी आपका जो ड्रामा या जो भी प्रेजेंट रहेगा, उसको जो भी जज करने वाले होते हैं, जो जज करते हैं वो कौन होते हैं? हमेशा ऑडियंस होते हैं। ये जज करते हैं कि रियल में ऐसा है या नहीं है, या ये ड्रामा अपना जो मैसेज देने में प्रॉपर वे में सक्सेसफुल हुआ भी है या नहीं हुआ है। ठीक है, अब अगर मैं ड्रामा की बात करूँ तो इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट किया जा सकता है? इसमें कोई स्टोरी हो सकती है, कोई एक्टिंग, क्योंकि जो स्टोरी होगी उसको एक्ट करके प्रेजेंट किया जाएगा। पोइट्री के थ्रू भी ड्रामा प्रेजेंट किया जा सकता है, जैसे कि मैंने आपको ड्रामेटिक मोनोलॉग बताया था। ठीक है, वो वैसे पोइट्री की फॉर्म में होता है, लेकिन वैसे वो स्टोरी बताता है। अपन पोइट्री की फॉर्म कर रहे थे उस टाइम मैंने बताया था। आयरनी, किसी पे कोई किसी टाइप का सेटायर हो सकता है। ठीक है, ये लो सेटायर, तो एक तरह से किसी पे किसी टाइप का कोई कमेंट हो सकता है, किसी टाइप का कोई क्रिटिकल कमेंट, क्रिटिसिज्म हो सकता है, कविता के माध्यम से कुछ कहा जा सकता है, एक्ट करके कुछ कहा जा सकता है, स्टोरी के माध्यम से कुछ कहा जा सकता है। ये इनमें एलिमेंट हो सकते हैं। और अपन बात करें तो इस किस चीज़ का कॉम्बिनेशन होता है ड्रामा ऑथर होता है राइटर। इसमें ऑथर, डायरेक्टर और जो अदर फैक्टर्स हैं, अदर फैक्टर्स मतलब करेक्टर है, डिक्शन है, ऑडियंस है, ये सारे के सारे वर्क टुगेदर, ये सारे के सारे क्या करते हैं? एक साथ काम करते हैं टू प्रोड्यूस टोटल इफेक्ट, कि अपना पूरा इफेक्ट दिखाने के लिए ऑथर है, डायरेक्टर है, और इसके अदर फैक्टर कौन कौन से? जैसे मैंने बताया कि कैसे वो प्लॉट का यूज़ करता है, कैसे कैरेक्टर्स का यूज़ करता है, डिक्शन है, ऑडियंस है, जज है, उसके द्वारा यूज़ की गई सारे एलिमेंट्स, ये सब मिलके अपना जो इफ़ेक्ट है उसको एक प्रॉपर वे में शो करते हैं। अब देखो, जैसे कि मान लो सपोज करो ऑथर है, पर ऑथर ने सिर्फ अपनी स्टोरी लिख दी, लेकिन इसको अच्छे से प्ले पे जो भी प्ले प्रेजेंट होगा स्टेज पे, उसको अच्छे से डायरेक्ट करने वाला डायरेक्टर नहीं है, तो वो उतना एफिशिएंट वे में अपना मैसेज नहीं दे पाएगा। तो ये सारी चीज़ें एक कॉम्बिनेशन में वर्क करेंगी, प्रॉपर कॉम्बिनेशन में, तभी ये क्या होगा? फ्रूटफुल होगा। अब अपन आगे बात करते हैं
कोई भी ड्रामा या प्ले है उसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ प्ले और ड्रामा, कि जो ड्रामा और प्ले उसका स्ट्रक्चर किस वे में हो सकता है। ठीक है, देखो जब भी कोई प्ले या ड्रामा होगा उसमें एक्ट होंगे, ये एक्ट में डिवाइडेड रहता है। ठीक है, अपन किसी प्ले का मेजर डिवीजन है उसको भागों में तोड़ते हैं। पूरी स्टोरी एक पार्ट में नहीं होती है जैसे नॉर्मल शॉर्ट स्टोरी होती है उनकी तरह, ये एक्ट में डिवाइडेड रहते हैं। तो अपन ये कह सकते हैं कि जो प्ले होता है उसका मेजर डिवीजन जो है उसको अपन एक्ट कहते हैं। तो अपन यहाँ लिख सकते हैं मेजर डिवीजन और प्ले और ड्रामा। ठीक है, मेजर यानी मुख्य रूप से। फिर इसे तो अपन हिंदी में अंक कहते हैं। फिर इसके बाद आते हैं सीन। एक्ट भी सीन में डिवाइडेड रहते हैं, जैसे कई एक फर्स्ट नंबर का एक्ट है उसमें 1 2 3 4 5 कितने भी सीन हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ इसको अपन दृश्य कहते हैं। अलग अलग जगह के सीन अपने को दिखाए जाते हैं, जैसे कि फर्स्ट एक्ट है वहाँ पे एक बार जंगल का सीन दिखा दिया, एक बार घर का दिखा दिया, एक बार कॉलेज का दिखा दिया, तो ये अलग अलग सीन वहाँ पे दिखाए जाते हैं। ये एक्ट का सब डिवीजन होता है, एक्ट का सब डिवीजन। तो अपन ये कह सकते हैं सब डिवीजन ऑफ एक्ट। ठीक है, अब नॉर्मली अपन ये कहें कि स्टैंडर्ड वे में एक्ट को कितने पार्ट्स में डिवाइड, मतलब कितने एक्ट के प्ले हो सकते हैं स्टैंडर्ड एक्ट। ठीक है, तो अपने यहाँ पे जो कि लिटरेचर है उसमें नॉर्मली 5 एक्ट के स्टैंडर्ड प्ले पाए गए हैं। 5 एक्ट का, 3 एक्ट के भी मिले हैं नॉर्मली जो स्टैंडर्ड प्ले हैं, और इवन 1 एक्ट के भी। ठीक है, अपन ये बात करेंगे 5 एक्ट के हैं तो एलिजाबेथन एज के जो प्ले हैं, एलिजाबेथन के जैसे शेक्सपियर है और मार्लो के एक्ट हैं। 3 एक्ट के प्ले जीबी शो के हैं, इब्सन के हैं, इनके इम्पोर्टेंट रहे हैं। और 1 एक्ट के प्ले जैसे जेम्स सेंकी का जो 1 एक्ट का प्ले बहुत ही फेमस है। तो 1 एक्ट के प्ले भी हो सकते हैं, 3 एक्ट के भी हो सकते हैं, 5 एक्ट के भी हो सकते हैं, और सबसे मेन जो 3 और 5 एक्ट के जो स्टैंडर्ड प्ले माने जाते हैं। आगे देखिए 5 एक्ट के प्ले का अपन स्ट्रक्चर देखते हैं। अब अपन बात कर रहे थे कि जैसे स्टैंडर्ड वे में मैक्सिमम 5 एक्ट में डिवाइड किया गया है, तो इस 5 एक्ट के प्ले को किस टाइप से डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा सा इस हिसाब से अपन देखते हैं। जैसे 5 एक्ट का जो फर्स्ट पार्ट होता है उसे एक्सपोजिशन कहते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है उसे एक्सपोजिशन कहते हैं। एक्सपोजिशन किसे कहते हैं, जैसे कि प्ले की जो बिगिनिंग होती है, जो स्टार्टिंग होती है। ठीक है, एक तरह से अपन ये कह सकते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है उसे कहते हैं। जैसे कोई भी मूवी स्टार्ट होती है तो सबसे पहले अपने को स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा अपने को जैसे कैरेक्टर वगैरह है या उनकी जो स्टोरी होती है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा हिंट मिलता है, उससे कहते हैं एक्सपोजिशन। तो 5 एक्ट में फर्स्ट एक्ट तो ये हो गया। फिर सेकंड जो पार्ट है वो यहाँ होता है, जिसे अपन ये कहते हैं राइजिंग एक्शन। मतलब यहाँ से जो स्टोरी है वो थोड़ी सी राइज करना स्टार्ट करती है, ग्रोथ करना स्टार्ट करती है, अपन ये कह सकते हैं। ठीक है, थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे वो अपनी मेन स्टोरी की तरफ बढ़ने लग जाती है। तो ये सेकंड एक्ट है। फिर इसी का थर्ड एक्ट जो रहता है, मतलब जब थर्ड एक्ट तक अपन पहुँचेंगे तो थर्ड एक्ट को क्लाइमेक्स कहते हैं। क्लाइमेक्स मतलब इस टाइम पे स्टोरी है वो मेन पीक पॉइंट पे आ जाती है, पीक पॉइंट पे आ जाती है। तो ये आपका थर्ड है जिसे आप क्लाइमेक्स या हाईएस्ट पॉइंट आप कह सकते हैं। फिर यहाँ से वापस
डाउन आ जाता है ये, ठीक है। इसे अपन कह सकते हैं फॉलिंग एक्शन। फॉलिंग एक्शन मतलब पीक पॉइंट यहाँ आने के बाद ये वापस रिवर्स में आने लग जाता है और इसे कहते हैं फॉलिंग एक्शन। और लास्ट फिफ्थ, जिसे आप क्या कहते हैं, रेजुलेशन कहते हैं, रेजुलेशन। यहाँ आपको जैसे कोई भी स्टोरी है, एक नॉर्मल सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लो कोई लवर्स की स्टोरी है। स्टार्टिंग में अपने को उनकी फैमिली दिखाई जाती है, उनके बारे में दिखाया जाता है वो क्या कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे जैसे मान लो वो कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, यहाँ वो एक दूसरे से मिलते हैं, दोस्त बनते हैं, धीरे धीरे स्टोरी आगे बढ़ रही है। यहाँ पे जैसे उनमें लव अफेयर हो जाता है, लेकिन उन्हें पता है कि वो अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करते हैं या वो एक दूसरे से नहीं मिल सकते, बट फिर भी जो पीक पॉइंट है वो एक दूसरे से क्या कर लेते हैं, जैसे कन्फेस कर लेते हैं कि हाँ वो लव करते हैं या ये अब उन्हें एक दूसरे के साथ रहना है। तो यहाँ से वो अपनी लड़ाई स्टार्ट करते हैं। फिर धीरे धीरे क्या हो जाता है, लोगों के लिए वो बात उनके फैमिली वालों को, इनको सबको यहाँ पता चल जाती है, फिर ये नॉर्मल होने लग जाती है। फिर धीरे धीरे फॉलिंग एक्शन, और यहाँ लास्ट जो एंडिंग होता है, जहाँ पे क्या हो जाता है, लास्ट आउटकम जिसको अपन क्या कह सकते हैं, नतीजा निकल जाता है। जो स्टोरी है उसका लास्ट आउटकम की, वो स्टोरी का एंड क्या होगा, ये कह सकते हैं अपन। तो ये आपके जो रेजुलेशन है ये आपका दो टाइप का होता है। जो रेजुलेशन है वो दो टाइप का होता है। अगर ये रेजुलेशन कॉमेडी प्ले का है, कॉमेडी प्ले का है, तब इस रेजुलेशन को आप डेनोमेंट कहेंगे। ठीक है। और यही अगर ट्रेजिडी का है, यही रेजुलेशन मतलब ये एंड अगर किसी ट्रेजिडी का है, जिसमें जैसे सपोज करो ये दोनों नहीं मिलते एंड में, तो इसे कैटास्ट्रोफी कहते हैं। मतलब एक तरह से तबाही आना, ठीक है। जो आप चाहते हो, जो आपको डिजायर्ड, जो भी आपकी गोल हैं वो नहीं मिलते हैं, तो वो ट्रेजिडी कहलाती है। जैसे मान लो मैंने अभी बताया, जैसे ये लव करते थे, ये मिलना चाहते थे लेकिन नहीं मिले, तो उनके साथ क्या हो गई, फिर ट्रेजिडी हो गई, या इन्होंने अपनी लाइफ में कुछ खो दिया, तो इसे कहेंगे कैटास्ट्रफी। और अगर कॉमेडी खुशी खुशी किसी चीज़ का एंड हो जाता है, तो इस रेजुलेशन, इस एंड को आप डिनोमेंट कहेंगे, ठीक है। ये आपके 5 एक्ट प्ले के जो पॉइंट्स हैं वो हैं, आप एक्सपोजिशन होगा, राइजिंग एक्शन होगा, क्लाइमेक्स होगा, फॉलिंग एक्शन होगा, और लास्ट में रेजुलेशन होगा। रेजुलेशन आपके 2 टाइप का होता है, वो डिपेंड करता है कि आपका प्ले कौन से टाइप का है। अब अपन कॉमेडी प्ले और ट्रेजिडी प्ले की बात करेंगे। देखिए, ट्रेजिडी प्ले या कॉमेडी प्ले, एक ट्रेजिक कॉमेडी भी होता है जो इन दोनों का मिक्सचर रहेगा, ठीक है। इन दोनों में सबसे मेन इनके एंड पे डिपेंड करता है, इनका एंड किस टाइप का रहेगा, ठीक है। ट्रेजिक वाले का ट्रेजिक एंड रहेगा, ट्रेजिक एंड। ट्रेजिक एंड मतलब जिसमें क्या रहेगा, फुल ऑफ सोरो, दुख रहेगा, या ग्रीफ अपन कह सकते हैं, या अपन सैडनेस भी कह सकते हैं, या मिलेनिकली मूड भी कह सकते हैं, चाहे जो कह लो, ठीक है। मेन थीम ये है कि इसमें क्या होना चाहिए, जो मूड होता है जिसमें क्या होना चाहिए, जो एंड होता है उसमें कोई ना कोई दुख रह जाता है या सैडनेस रह जाती है। कॉमेडी का एंड कैसे होता है, इसमें हैप्पी एंडिंग होती है, हैप्पी एंडिंग, ठीक है। और जो इसका एटमॉस्फेयर रहेगा, एंड में वो कैसा रहेगा, हैप्पी, जॉयफुल, या अपन ह्यूमरस, जिसमें हंसी मजाक चलता रहे, इस टाइप का इसके अंदर क्या रहेगा, एंड रहेगा। अब आपका जो ट्रेजिक एंड रहता है, इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ट्रेजिडी होंगी। ट्रेजिडी विल हैपन विद
द मेन हीरो, अपन मेन हीरो को प्रोटागोनिस्ट भी बोल सकते हैं, मेन हीरो और अदर कैरेक्टर्स कैसे, जैसे कि मान लो ट्रेजिक कुछ बुरा होता है, जैसे हीरो के साथ हुआ, या फिर उसके फादर को भी जो विलेन वगैरह उन्होंने मार दिया, या उसके मदर के साथ कुछ कर दिया। तो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ हीरो के साथ या हीरोइन के साथ ही कुछ गलत होता है, उनकी फैमिली में किसी के साथ भी कुछ क्या हो सकता है, गलत हो सकता है। तो जो अदर भी हैं उनको भी उनके साथ भी कुछ गलत हो सकता है। लेकिन जो मेन हीरो जो होता है उसके साथ जो गलत होता है, उस हीरो को अपन क्या कहते हैं, ट्रेजिक हीरो। ट्रेजिक हीरो क्योंकि मेन रोल रहता है इनका, तो जिनके साथ ट्रेजेडी होती है उस हीरो को आप क्या कहेंगे, ट्रेजिक हीरो कहेंगे। अब इसके अंदर जो आपका ये स्टोरी चलती है ट्रेजेडी वाली, इसमें दो इम्पोर्टेंट टर्म आती हैं। एक तो होता है हमार्शिया, हमार्शिया में क्या होता है, ट्रेजिक फ्लो, या अपन कह सकते हैं एरर ऑफ जजमेंट। कैसे, जैसे मैंने अभी बताया कि स्टोरी है, सैड स्टोरी है, वो चल रही है, तो यहाँ जब वो कन्फ्यूजन स्टार्ट होता है स्टोरी के अंदर, जैसे कि मान लो वो हीरो या हीरोइन है, उनके बारे में, हीरो को हीरोइन के बारे में कुछ गलत कह दिया जाता है, या हीरोइन को हीरो के बारे में कुछ अलग कह दिया जाता है, और वो अलग हो जाते हैं। कई बार जैसे कि बाप बेटे के बीच की भी स्टोरी दिखाई दी जाती है, कि जैसे कि बाप को बेटे के खिलाफ बहका दिया जाता है, हालांकि उसके पास बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, तो जो फादर है वो बेटे को घर से निकाल देता है। ठीक है, इन जो सिचुएशंस में जहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट होता है और उनमें डिस्टेंस आ जाता है, उनमें मिसअंडरस्टैंडिंग आती है, उस पार्ट को अपन क्या कहते हैं, हमार्शिया कहते हैं। एक होता है कैथारेसिस, कैथारसिस, ये एंड होता है, यहाँ स्टोरी होती है वो वापस अपने रिजल्ट पे, रेजुलेशन पे आ जाती है, और यहाँ से क्या होता है, प्यूरिफिकेशन होता है। प्यूरिफिकेशन मतलब एक तरह से शुद्धिकरण, शुद्धिकरण मतलब सच्चाई का पता चलना। ठीक है, प्यूरिफिकेशन होता है किसका, अब इमोशंस का, आपकी जो इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, उनका क्या हो जाता है, वहाँ पे प्यूरिफिकेशन हो जाता है। प्यूरिफिकेशन कैसे हो जाता है, जैसे कि मान लो कोई विलेन है, वो जो गलत कर रहा था वो अपनी गलती मान लेता है, और वो लास्ट में क्या हो जाता है, बदल जाता है। जैसे मैंने अभी फादर और सन वाला एग्जाम्पल बताया, जैसे कि फादर है वो हमेशा अपने बेटे के साथ कुछ गलत कर रहा है, फिर लास्ट में क्या होता है, हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन होता है, चेंज होता है, बदलाव आता है, और वो उसे अपने घर में लाने को राजी हो जाता है। तो यहाँ इमोशंस में क्या हो जाता है, प्यूरिफिकेशन हो जाता है, इसे कैथारसिस कहते हैं। ठीक है, ये दोनों ही सिचुएशन ट्रेजिक हीरो के साथ अप्लाई होती हैं। यहाँ पे पूरी स्टोरी के अंदर आपको फियर, डर भी देखने को मिलता है, पिटी, दया का भाव भी ऑडियंस के मन में आता है। ठीक है, लव का भी आता है, अटैचमेंट भी आता है, किसके लिए, जो वहाँ पे करेक्टर है उनके लिए। कैसे आता है, जैसे सपोज करो हीरो है, उसकी लड़ाई, उसकी पिटाई हो रही है या उसको मारा जा रहा है, तो आप में दया भाव आएगा। जैसे मान लो हॉरर मूवी है तो उसमें आप में डर का भाव आएगा। जैसे कि उनका लव अफेयर दिखाया गया तो आप में लव का इमोशन है वो शो होगा, या मदर फादर है इनके बीच में लव शो किया जा रहा है, ये और पूरी स्टोरी में आपका एक अटैचमेंट बन जाता है किसके साथ, जितने भी करेक्टर हैं उनके साथ। तो ये जो सारे एलिमेंट्स होते हैं किसी न किसी ड्रामा के अंदर, ये सारे नोशन आपके ऑडियंस के मन में प्रेजेंट रहते हैं, किसके लिए, वहाँ जो लोग वर्क कर रहे हैं। हालांकि रियलिटी में वो सब नहीं हो रहा होता है, पर अपने मन में होने लग जाता है। जैसे कि फियरफुल कोई हॉरर मूवी है तो अपने अंदर डर आता है, जबकि अपने को पता है रियल में कुछ नहीं है, हीरो को मारा जा रहा है, अपने को पता है कि रियल में नहीं मारा जा रहा है, पर अपने को दया आने लग जाती है। जैसे कोई भीख मांग रहा है, उसकी हालत बहुत ख़राब है, अपने को दया आती है उस आदमी को देख के, लेकिन अपने को पता है वो तो करोड़ों की संपत्ति का मालिक है, बस वो एक रोल प्ले कर रहा है, बट फिर भी अपने अंदर क्या आती है, दया आती है। ठीक है, आगे देखिए। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे थे
कि एक तो अपन ने बात की ट्रेजेडी प्ले की, ट्रेजेडी प्ले और ड्रामा। सेकंड अपन ने बात की कॉमेडी की। इन दोनों की हमने बात की कि इसमें एंडिंग क्या होती है, आपकी सैडनेस के साथ होती है, मिलेनकली होती है, और जो अपन चाहते हैं वो अपने को नहीं मिलता है। ये हैप्पी एंडिंग होती है, अपने को जो चाहिए वो मिल जाता है। ठीक है। एक होता है आपका ट्रेजिक कॉमेडी। ट्रेजिक कॉमेडी, इसमें क्या होता है, पूरी स्टोरी के अंदर सफ़र रहता है, सफरिंग रहती है, कष्ट रहता है। ठीक है। टर्बल्स आते हैं, ऑब्स्टेकल्स आते हैं, बाधाएं आती हैं, बट जो एंड होता है वो हैप्पी होता है। ठीक है। ये तो पूरा ही हैप्पी होता है, ये पूरा सैड रहता है। और इसमें क्या है, स्टार्टिंग में या स्टोरी के मिड में या जैसी भी सिचुएशन है उसमें आपको ये सारी चीज़ें देखने की पड़ेंगी। सफरिंग, ट्रबल्स, परेशानियां हैं, ऑब्स्टेकल्स हैं, लेकिन जो एंड होता है वो इसका क्या हो जाता है, हैप्पी एंड हो जाता है। लास्ट में आपको खुशियाँ देखने को मिलती हैं, या जो लोग हैं वो उनमें लड़ाई झगड़ा है या जो भी है वो लास्ट में एक दूसरे को मिल जाते हैं। अब अपन इनके टाइप्स की बात करेंगे। सबसे पहले अपन ट्रेजेडी प्ले की बात करते हैं। ये भी डिफरेंट टाइप के रहते हैं। ट्रेजेडी प्ले कितने टाइप के होते हैं। फर्स्ट है हीरोइक ड्रामा या प्ले। ये हीरोइक ड्रामा या जो प्ले होते हैं ये किसी भी वर्स या पोइट्री फॉर्म में हो सकते हैं। ठीक है। जैसे एपिक वगैरह हैं, वो एक ड्रामा है। इसमें क्या होता है, हीरोइक डीड रहता है। हीरोइक डीड को साहसी कार्य दिखाया जाता है, जो क्या देता है, मोरल मैसेज देता है। मोरल मैसेज किसको, सोसाइटी को। जो भी सोसाइटी है, नेशन है, मैनकाइंड है, उन सबको क्या देता है, मोरल मैसेज देता है। ये आपका फर्स्ट ट्रेजिक प्ले है। सेकंड टाइप के जो ट्रेजिक प्ले हैं इनको अपन नियो क्लासिकल या रेस्टोरेशन प्ले कहते हैं। न्यू क्लासिकल या रेस्टोरेशन प्ले कौन से कहलाए, जो 17th सेंचुरी के एंड में और 16th और 17th सेंचुरी के स्टार्टिंग में लिखे गए। जो प्ले 16th सेंचुरी की एंड में और 17th सेंचुरी की स्टार्टिंग में लिखे गए थे, बिगिनिंग में लिखे गए थे, वो प्ले कहलाए थे आपके न्यू क्लासिकल और रेस्टोरेशन प्ले। न्यू क्लासिकल क्या है, रेस्टोरेशन क्या है, एलिजाबेथन क्या है, ये अपन नेक्स्ट क्लास में एज पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे। आगे देखिए, नेक्स्ट है आपका ट्रेजेडी वाले में ही रिवेंज ट्रेजेडी। वो ट्रेजिक प्ले जिसमें कोई ना कोई रिवेंज, कोई बदला दिखाया जाता है। और जब कोई बदला या रिवेंज दिखाया जाएगा वो सीधे सीधे नहीं होगा, उसमें एक दूसरे को मारना, किल, हैरेस करना, ठीक है, टॉर्चर करना, ये सब अपने को देखने को मिलता है। मतलब स्टेज पे ही एक दूसरे की मार काट, ये सारी चीज़ें अपने को देखने को मिलती हैं। और इसमें किसी न किसी बात का क्या लिया जाता है, रिवेंज लिया जाता है। और एंड कैसा रहेगा, क्योंकि अपने मर जाएंगे तो एंड कैसा रहेगा, सैड रहेगा, तो सैड एंडिंग रहेगी। ठीक है। फोर्थ है आपका ग्रीक क्लासिकल या अरिस्टोटल।
जो ट्रेजेडी अरिस्टोटल के टाइम से, जिन्हें क्लासिकल जो हाई क्लास के बारे में लिखी जाती थी, ठीक है, और जो अपने ड्रामा के स्टार्टिंग में वेरी फर्स्ट जो स्टार्ट हुए थे उनको अपन कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, पहले जो हिम्स होते थे, हिम्स क्या होते हैं, सॉन्ग होते हैं जो किसी डिवाइन देवता वगैरह इनके लिए, वो डायनोसिस की बात की जाती थी पहले, डायनोसिस को के लिए गाए जाते थे। इन सॉन्ग्स के थ्रू वो कोई स्टोरी बताते हैं, इन्हें आप क्या कहते हैं, ग्रीक और क्लासिकल ट्रेजेडी प्ले या अरिस्टोटेलियन प्ले कहते हैं, ठीक है। ये आपके ट्रेजेडिक प्ले थे। अब अपन देखते हैं कॉमेडी प्ले। जिनकी एंडिंग क्या रहती है, हैप्पी एंडिंग रहती है, उनकी बात करेंगे। कॉमेडी प्ले में आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्ले हैं। जैसे सबसे पहले अपन बात करते हैं रोमांटिक प्ले। कॉमेडी प्ले का पार्ट होता है रोमांटिक प्ले। रोमांटिक प्ले को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किसने किया था, सबसे मेन बात तो यही आती है, इनको सबसे पहले इंट्रोड्यूस शेक्सपियर ने किया था, ठीक है। और होता क्या है, इसके अंदर लवर्स की स्टोरी दिखाई जाती है, लवर्स की स्टोरी दिखाई जाती है जो प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, प्रॉब्लम्स को क्या कर सकते हैं, करते हैं पूरी स्टोरी में फेस करते हैं, ठीक है। और कब तक करते हैं, बिफोर देयर यूनियन, बिफोर देयर यूनियन, उनका साथ नहीं हो जाता तब तक वो प्रॉब्लम्स को क्या करते हैं, फेस करते हैं। बट इन द एंड दे बिकम ए हैप्पी कपल। हैप्पी कपल मतलब लास्ट में उनका क्या हो जाता है, यूनियन हो जाता है, वो एक साथ हो जाते हैं। तो रोमांटिक प्ले में हालांकि दुख रहता है, बीच में प्रॉब्लम्स फेस करनी होती है, तो एक तरह से अपन ये कह सकते हैं कि ये ट्रेजिक कॉमेडी होती है, इन्हें कहते हैं रोमांटिक प्ले। जैसे कि अगर बात करें तो शेक्सपियर के रोमांटिक प्ले बहुत फेमस है, क्योंकि शेक्सपियर ने इंट्रोड्यूस किया है। तो जैसे कि मर्चेंट ऑफ वेनिस है, ट्वेल्थ नाइट है, कॉमेडी ऑफ एरर है, एज यू लाइक इट है, एट्सेट्रा, ठीक है। इसके अलावा सेकंड है आपका, ये फर्स्ट था कॉमेडी में, सेकंड है कॉमेडी ऑफ मेनेंस, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो करेक्टर रहते हैं, मतलब एनी करेक्टर, कोई भी जो करेक्टर रहता है, टॉर्चर टू अनदर वन, मतलब कोई करेक्टर दूसरे अन्य करेक्टर को टॉर्चर करता है, उसका जो टॉर्चर करने की जो प्रोसेस दिखाई जाती है उसे कहते हैं, ठीक है। जैसे कि पुराने टाइम में क्या होता था कि पुराने टाइम में तानाशाही वगैरह चलती थी, तो कोई राजा है, सामंत है, ये सब है, जो कॉमन पीपल हैं उनको पूरे को टॉर्चर किया जाता था। तो ये उनके जो टॉर्चर करने की जो प्रोसेस है उसको कौन से एरर में दिखाया जाता था, कॉमेडी ऑफ मेनेंस। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका थर्ड प्रॉब्लम, और अपन ये कह सकते हैं सैटायरिकल, सैटायरिकल प्ले और ड्रामा। प्रॉब्लम और जो सैटायरिकल प्ले और ड्रामा है उसके अंदर ये सबसे पहले अपन बात करते हैं फेमस कब हुए थे, लेट 19th सेंचुरी में फेमस हुए थे। सबसे पहली बात तो ये है, यहाँ से लोगों ने प्रॉब्लम और सैटायरिकल प्ले लिखना स्टार्ट किया था। ये लिखे किस पे जाते हैं, सैटायर किस पे लिखे जाते हैं, किस प्रॉब्लम की बात की जाती है, तो अपनी सोसाइटी के अंदर कोई भी सोशल, इकोनॉमिक या
पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स जो चल रही हैं उनको शो करने के लिए, सोशल, इकोनॉमिक या पॉलिटिकल जो प्रॉब्लम्स हैं उनको शो करने के लिए जो भी प्ले लिखे जाते थे उन्हें प्रॉब्लम या सैटेरिकल प्ले कहा जाता था। ठीक है, इनमें जो भी वीकनेस है या जो भी फॉल्ट है उस पर सैटायर किया जाता था, व्यंग्य किया जाता था, जिसके थ्रू लोगों तक मैसेज जा पाए। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है कॉमेडी ऑफ ह्यूमर। हालांकि कॉमेडी है तो ह्यूमर, मजाक तो रहेगा, फन तो रहेगा, लेकिन मजाक करने का जब दिखावा किया जाता है या उसको एक्चुअली वो वैसा है नहीं बट फनी दिखाने की कोशिश की जाती है, उसे कहते हैं कॉमेडी ऑफ ह्यूमर। ठीक है, इसके अलावा फिफ्थ है कॉमेडी ऑफ मैनर्स या विट। ठीक है, जब इलीगल रिलेशनशिप को दिखाया जाता है फन के साथ, इलीगल रिलेशन को दिखाया जाता है, जैसे कि मान लो आज के टाइम में लिव इन रिलेशनशिप की अगर आप पर बात करें, लिव इन रिलेशन, या पहले के टाइम में भी राजा महाराजा वगैरह के ये जो भी रिलेशन वगैरह दिखाए जाते थे, इन्हें कहते हैं कॉमेडी ऑफ मैनर्स और विट। मतलब इंटेलेक्चुअल पावर के साथ इनको शो किया जाता है, एकदम